जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम मूल अधिकार के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने विचारों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने, मत देने की आदि प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है, जिसमें पहला है अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा है व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। चौथा है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार और पांचवा है सूचना का अधिकार। अब इसमें कुछ नोट भी है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना और किसी अपराध में शामिल नागरिकों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसका सेकंड है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। इसके अंतर्गत नागरिकों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन, सम्मेलन और सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है, लेकिन हिंसा करना और सार्वजनिक शांति को भंग करने का अधिकार इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। थर्ड है संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। इसके अंतर्गत नागरिकों को सभा, संघ और समिति बनाने के साथ साथ उसे संचालित करने का भी अधिकार प्रदान है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यवस्था की गई है कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। फोर्थ है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, यानी बिना रोक टोक के आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्रता है कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक से दूसरे स्थान पर बिना रोक टोक के कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, ना कि संकीर्णता को। लेकिन यह आम नागरिकों को जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता है ताकि उनका शोषण न हो सके। नोट: नागरिकों को देश के अंदर किसी भी जगह जाने और वहां से वापस आने की रक्षा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। वहीं देश के बाहर किसी अन्य देश में जाने और वहां से वापस आने की रक्षा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। पांचवा पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। इसके अंतर्गत हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के 2 भाग हैं। पहला है देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार से तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। दूसरा है देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार से तात्पर्य है कि वहां घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना। चौथा पॉइंट है कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधि या विस्फोट आदि। व्यवसाय पर राज्य पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है या इसके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से तात्पर्य है कि किसी भी दोषी करार व्यक्ति को, और चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। पहली है अपराध का निर्धारण कृत्य के समय की विधि के अनुसार होगा। कृत्य मतलब कार्य। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21।
किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है, अतः यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मूल संबंध ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है, जो इस प्रकार है। पहला है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, शोषण शोर प्रदूषण से मुक्त का अधिकार, सामाजिक आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। नोट 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इस संशोधन से पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होने के कारण न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी, जबकि अब इसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो प्रकार की होती है। पहली है दंडात्मक निरोध। इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी करार दे दिया गया है। नेक्स्ट है निवारक निरोध। इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति के संबंध में यह संभावना होती है कि वह कानून व्यवस्था को हानि पहुंचा सकता है, तो उसका अपराध करने से पहले ही पता लगा लेना निवारक निरोध कहलाता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार है। पहली है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत को 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार बेगार मतलब बालत श्रम का निषेध करता है। बलात् श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार संपदा में शामिल है मनुष्यों का क्रय विक्रय करना, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। इस तरह के कार्य को दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 बनाया है। बेगार शब्द में शामिल है बिना पारिश्रमिक के काम कराना, अर्थात किसी कार्य को कराने के बाद उसका भुगतान प्रदान ना करना। जैसे जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान दिए कार्य करते थे। अनुच्छेद 24 इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। इसलिए इसे रोकने के लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 इस अनुच्छेद के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके अंतर्गत कहा गया है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के
मानने का अंग समझा जाएगा और हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हालांकि लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 27। इसके अंतर्गत राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर लगाने पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। यह कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि मतलब होता है फंड से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों को अपनी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अल्पसंख्यक का मतलब यह होता है जिनकी जनसंख्या बाकी की जनसंख्या से कम है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में नहीं जैसा समझा जाता है, बल्कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक दोनों से है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, जिसमें पहला पॉइंट है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान को किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्यभूत अधिकार बाधित नहीं होंगे। प्रत्यभूत का मतलब होता है गारंटी और अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना। राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में विभेद नहीं करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। यह एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित प्रावधान है। यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है, क्योंकि यह भाग 3 में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक और बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को ग्रहण करने से तकनीकी आधार पर इंकार नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे संविधान संशोधन के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रक्षा। रिट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। हालांकि संसद ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अब जानेंगे रिट पहली जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए
तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। नेक्स्ट है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ सम्मान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक संदर्भ में अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः वह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोकता है। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 33। इसके तहत संसद सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करने और उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है या युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 34। इसके तहत जब किसी क्षेत्र में सेना विधि या सैन्य शासन प्रबद्ध हो तो मूल अधिकार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। निर्बंधन का मतलब होता है रोक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35। इसके तहत संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विहित करें और इसके लिए कानून बनाएं। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।